नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन साइंस स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 6 है। 6 कह लो या चैप्टर नंबर 4, क्योंकि नए बुकों में चैप्टर नंबर 4 डाला गया है। पुराने बुकों में अभी भी चैप्टर नंबर 6 ही है। तो चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, या जो इस चैप्टर का जो नया नाम है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संगठन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करने वाले। देखिए, जब हम सत्ता के नए केंद्र जो टॉपिक था उसको हम समझ रहे थे, उसमें हमने कुछ क्षेत्रीय संगठन की बात की थी, जिसमें हमने यूरोपीय संघ, आसियान और इसके अलावा सार्क के बारे में हमने बात किया था। तो ये सब क्षेत्रीय संगठन थे जो अपने क्षेत्रीय स्तर की जो समस्याएं है ना, उसके समाधान किया करते थे। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे भी एक ऐसा संगठन है जो कि पूरी दुनिया में जितनी भी देश है, उन सभी देशों की समस्याओं के समाधान, आपस में जो भी समस्याओं का समाधान है वो करने के लिए बनाई गई है। तो इसका नाम है यूएनओ, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परिभाषा की बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता क्या है, इसकी हम क्या परिभाषा दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, हम उस संगठन को बोलेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी विवाद है उसका समाधान करे और सभी देशों के बीच में शांतिपूर्वक वातावरण उत्पन्न करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोलेंगे। नाम आपको पता है, यूएनओ हम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार हमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसकी ज़रूरत क्यों है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमें आखिर क्यों चाहिए। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी ज़रूरतें हैं हमारी। जैसे कि युद्ध को रोकना है, हम मान लो दो देशों के बीच में युद्ध हो जाता है, तो बहुत सारे देश मिलकर दबाव बना के क्या कर सकते हैं, उन दोनों देशों के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसको रोक सकते हैं, है ना। या फिर किसी छोटे मोटे युद्ध को महायुद्ध बनने से, वर्ल्ड वॉर बनने से, यानी कि जो विश्व युद्ध बनने से, उसको क्या कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं। इसके अलावा देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे देशों में कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है ना। बहुत सारी महामारी, जैसे कि हम कोरोना वायरस की हम बात कर लें, तो बहुत मतलब ये एक देश की समस्या नहीं थी, है ना। कोरोना जैसी महामारी जो है वो किसी एक देश की समस्या नहीं थी, बल्कि ये पूरे वैश्विक स्तर की समस्या थी। अब ऐसी महामारियों को रोकने के लिए कोई एक देश अगर कदम उठाएगा तो थोड़ी नहीं ये हल हो सकता था, बल्कि दुनिया के सभी देशों को कदम उठाना था। तो एक तरीके से महामारी जैसी जो समस्या है उसका समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत होती है। और वो सहयोग कौन सा संगठन करा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही करा सकता है। इसके अलावा विश्व के आर्थिक विकास में सहायक है ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जो भी गरीब देश है उनको आर्थिक सहायता प्रोवाइड करा सकता है, या फिर क्योंकि इनके अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अपने बजट होते हैं, उस बजट के माध्यम से देश, सभी देशों के आर्थिक विकास में कहीं ना कहीं सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक ऐसा मंच प्रोवाइड कराता है जहां पे दुनिया के सभी देश मिलकर आपस में समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। आखिरी में एक पॉइंट हम बता सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से निपटना। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक ताप वृद्धि, ये इस समय विश्व की एक बहुत ही बड़ी और बहुत गंभीर समस्या है। तो आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत क्या हो रहा है, वैश्विक ताप वृद्धि लगातार होती जा रही है। और इससे क्या होगा कि जो आपका ग्लेशियर है वो लगातार पिघल रहा है, और इस कारण जो समुद्र का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि जो देश समुद्र के आसपास स्थित है वो सभी देश समुद्र में समा जाएंगे कुछ समय बाद। मतलब इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होता रहेगा, वैश्विक तापवृद्धि लगातार बढ़ती रहेगी, तो बहुत सारे देश समुद्र में समा जाएंगे। ये भी एक बहुत गंभीर समस्या है, और इसके समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहिए, क्योंकि ये पर्यावरण प्रदूषण के कारण हो रहा है। और पर्यावरण प्रदूषण कोई एक देश नहीं फैला रहा है ना। औद्योगिकरण जो है, फैक्ट्रियाँ हर देश में स्थापित हो रहे हैं, और उससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहिए। और वो सहयोग कौन उपलब्ध कराएगा, कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही करा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे कारण हैं जिससे कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कैसे हुआ है। विकास यानी कि स्थापना किस प्रकार से की गई है। तो आपको पता है, प्रथम विश्व युद्ध की अगर हम डेट की बात करें तो 1914 से 18 के बीच में हुआ था। और इस विश्व युद्ध के बाद जो दुनिया के बहुत सारे विद्वान थे, ये सोच रहे थे कि एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जरूर होना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं, जितने भी युद्ध होते हैं, उसका समाधान करे। तो इस सोच के साथ लीग ऑफ नेशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी। और इसका मेन पर्पस क्या था कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी युद्ध हो रहे हैं ना, मतलब जो भी एक तरीके से महायुद्ध यानी कि विश्व युद्ध जो भी हो रहा है उसको रोकना है। लेकिन आपको पता है कि लीग ऑफ नेशन अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं रहा। और 1939 में आपको पता है कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। तो दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने के साथ ही हम देखते हैं कि 1945 आते आते तक लीग ऑफ नेशन को खत्म कर दिया, क्योंकि अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं रहा। और उसके स्थान पे आ गया संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ। यूएनओ की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और 51 देशों ने क्या किया था, इसे घोषणा पत्र पे यानी कि इसके चार्टर पे हस्ताक्षर करके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी। और 6 दिन बाद यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को भारत भी संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्वाइन कर लिया था। अब देखिए, इस समय अगर हम इसके देश की बात करें तो शुरू में जब स्थापना हुई थी उस समय 51 देश थे।
लेकिन अभी हम 2013 के डाटा की अकॉर्डिंग अगर देखें 193 देश इसमें शामिल हो चुके हैं, और जो आखिरी जो 193वां देश जो शामिल हुआ है वो है दक्षिणी सूडान। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करके रख लेना है। इसके अलावा हम इस समय इसके महासचिव की बात करें कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव अभी कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस आप बताएंगे, जो कि पुर्तगाल के हैं और इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी अंग है उसके बारे में विस्तार पूर्वक तरीके से बताने वाला हूँ। इसके अलावा उस वीडियो में मैंने आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ की जितनी भी एजेंसियां है उसके बारे में भी मैंने बताया था, लेकिन उसके ऊपर भी एक प्रॉपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। सो आप लोग अगले वीडियो का भी इंतजार जरूर करें, 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगी। दोस्तों अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम महासभा की बात करने वाले। वैसे तो 6 अंग है, सबसे पहले हम महासभा की बात करेंगे। देखिए महासभा, या इसको हम आम सभा भी बोलते हैं, इसका मेन पर्पस क्या है, इसको किस लिए बनाया गया था, तो शांति, सुरक्षा और मानव अधिकार के लिए संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उस पर विचार विमर्श ये महासभा करती है। महासभा के अगर हम सदस्य देशों की बात करें तो कुल मिला के 193 देश है, मतलब जितने भी यूएन में जितने भी सदस्य शामिल हैं वो सब महासभा के क्या है, सदस्य है। और सभी फैसले जो भी यहाँ पे फैसले होते हैं ना महासभा में, उसमें सभी देशों को एक वोट दिया गया है और सभी देशों के वोट का एक समान एक तरीके से मान्यता मिली हुई है, मतलब एक तरीके से समान महत्व है सभी देशों के वोट का। चाहे वो कोई देश बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अमेरिका जैसा देश है या ब्रिटेन फ्रांस जैसा देश है, या फिर चाहे वो बहुत ही कमज़ोर देश है, सभी देशों का जो वोट है वो एक समान यहाँ पे माना जाता है। महासभा की बैठक वर्ष में 1 बार जरूर होती है। इसके अलावा जब जरूरत पड़े ना तो वर्ष में 2 बार या फिर जब जरूरत पड़े उसके हिसाब से इसकी बैठकें बुलाई जा सकती है, लेकिन वर्ष में 1 बैठक होना कंपलसरी है। तो ये महासभा की बात हो गई। अब हम बात करेंगे इसके सबसे महत्वपूर्ण अंग की, जिसका नाम है सुरक्षा परिषद। वास्तव में ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है आपका यूएनओ, इसको चलाने का जो काम है वो सुरक्षा परिषद ही करती है। इसी में 5 डॉन है, एक तरीके से डॉन, जिसके माध्यम से यूएनओ को चलाया जाता है। देखिए सुरक्षा परिषद के वैसे तो 15 टोटल सदस्य होते हैं। इसके अगर हम 15 सदस्य देशों की बात करें तो 15 में से 5 तो स्थायी रहेंगे, यानी कि परमानेंट रहते हैं। इसके अलावा 10 इसके अस्थायी सदस्य हैं, यानी कि वो 2 वर्ष में उनको हटा दिया जाता है। हर 2 वर्ष में फिर नए 10 सदस्य उसके जुड़ जाते हैं, इसलिए ये क्या है, अस्थायी सदस्य हो जाते हैं, है ना। लेकिन अगर हम स्थायी सदस्य की बात करें तो इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना और यूएसए शामिल है। ठीक है, तो ये 5 देशों को वीटो पावर भी मिला हुआ है। वीटो पावर का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें वीटो पावर को समझना हो। वीटो पावर के अंतर्गत क्या है कि 5 देशों को वीटो पावर दिया गया है, और ये 5 देश इतने ज्यादा पावरफुल है, इनको वीटो पावर मिला हुआ है, और ये क्या कर सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी फैसलों को बदल सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि 5 देश बहुत ज्यादा पावरफुल है। मान लो कि 5 में से कोई भी एक देश भी मना कर देता है, कोई मुद्दे को, कोई फैसले को मना कर देता है ना, तो समझ लो वो मना माना जाएगा, मतलब उस पर सहमति नहीं हुई एक तरीके से। जैसे कि हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, भारत को 4 देशों ने क्या किया, सपोर्ट कर दिया कि भाई उसको संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है उसका स्थायी सदस्य का जो सदस्यता है वो मिल जानी चाहिए। 4 देशों ने क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया, जिसमें ब्रिटेन हो गया आपका, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया और यूएसए हो गया। लेकिन चाइना ने मना कर दिया, तो क्या है कि भारत को स्थायी सदस्य की सदस्यता नहीं मिलेगी। यही तो वीटो पावर है कि किसी एक देश ने, 5 में से किसी एक देश ने भी क्या कर दिया, किसी फैसले को मानने से मना कर दिया ना, तो फैसला नहीं माना जाएगा, उस टॉपिक को वहीं पे रोक दिया जाएगा। तो ये है वीटो पावर। तो वास्तव में कहने का मतलब ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सबसे ज्यादा जो इसके पावरफुल अंग है वो सुरक्षा परिषद है, और सुरक्षा परिषद में जो 5 स्थायी सदस्य है वो सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की, ये तीसरा अंग है। वैसे अंग आप क्रम वाइज नहीं भी बताएंगे, आप आगे पीछे भी कर देंगे तो गलत नहीं होगा। तो हम सामाजिक एवं आर्थिक परिषद की बात करें तो इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका काम है शैक्षणिक, स्वास्थ्य, चिकित्सा संबंधी जो भी मुद्दे हैं, सांस्कृतिक संबंधी जो भी मुद्दे हैं, आर्थिक या सामाजिक संबंधी जितने भी मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों पे विचार विमर्श करना किसका काम है, आर्थिक और सामाजिक परिषद का। चौथे अंग की हम बात करें, चौथा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी मुद्दे हैं, या 2 देशों के बीच में आपसी कोई संघर्ष चल रहा है या कोई किसी चीज को लेकर विवाद है, तो उस विवाद पे सुनवाई करने का काम जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करेगी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर हम मुख्यालय की बात करें, यानी कि कहाँ पे स्थित है, तो ये है हेग है नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड के हेग नामक शहर में ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। उसके बाद हम 5वें अंग की बात करते हैं। 5वां अंग है सचिवालय। देखो सचिवालय एक तरीके से प्रशासनिक अंग माना जाता है, मतलब कि यूएनओ का, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी कामकाज जो होता है वो सचिवालय के माध्यम से होता है। ठीक है, और इसका जो प्रमुख होता है वो महासचिव होता है। आपको पता है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का जो इस समय महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरेस है। तो जो महासचिव है उनका भी चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है।
और महासचिव का जो चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो महासचिव का जो चुनाव है कहीं ना कहीं जो सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य है उसके परामर्श पे या उनके सिफारिश पे एक तरीके से जो आम सभा के जो सदस्य है वो महासचिव का चुनाव करते हैं। इसके बाद हम इसके छठे अंक की बात करते हैं। छठा अंक है न्यासिता परिषद यानी कि ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, इसके बाद जो हम बात करें तो देखिए ये एक तरीके से क्या था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे जो देश थे वो बर्बाद हो गए थे, उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो गई थी। तो उनके एक तरीके से सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए न्यासिता परिषद का गठन किया गया था और इसमें 11 देशों को शामिल किया गया था। जितने भी देश जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे, उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल बर्बाद हो गई थी, उनके लिए बनाया गया था, उनके विकास के लिए कहीं ना कहीं ऐसा हम कह सकते हैं, उनके सहायता के लिए, उनके सपोर्ट के लिए बनाया गया। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन 1994 आते आते तक क्या है कि इसको ख़त्म कर दिया गया क्योंकि अब इसके पास कुछ काम ही नहीं बचा है, क्योंकि ये जितने भी देश थे वो उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था का विकास तो कर लिया है। अब कोई किसी भी देश की अर्थव्यवस्था मतलब उतनी कमज़ोर नहीं है कि इसकी ज़रूरत पड़े। तो इसलिए 1994 आप डेट दे सकते, गूगल कर सकते हैं आप, 1994 बता रखा है। तो 1994 आते आते तक इसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया क्योंकि इसके पास और कोई काम अब मौजूद नहीं है। तो दोस्तों ये आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग के बारे में था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सभी अंगों के बारे में जानकारी मिल गई होगी। आप लोगों को समझ में नहीं आया, कोई भी चीज़ आपको दिमाग से वो बिल्कुल स्किप करी या समझ में नहीं आया बिल्कुल भी, तो आप इस वीडियो को दोबारा आप बैक करके देख सकते हैं और एक एक चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, डिटेल में इन सभी एजेंसियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि भाई अपने पास एक कॉपी और पेन रखना है और साथ में सभी एजेंसियों के बारे में जो कुछ भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ उन सबको नोट करते जाना है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी डेट है, इसके अलावा उनका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, ये सारी चीज़ें आपको जगह के नाम भी याद करने होंगे। तो इसको आप लिखते चले, ज़्यादा फायदे में रहेंगे आप। तो सबसे पहले हम WHO की बात कर लेते हैं। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। जैसे स्वास्थ्य से हम समझ सकते हैं कि भाई स्वास्थ्य से जुड़े जो मुद्दे हैं उस पर काम करती होगी ये संगठन, है ना। तो देखिए ये जो संगठन है इसकी स्थापना 1948 में की गई थी, 7 अप्रैल 1948। कुल मिला के 193 सदस्य देश इसमें शामिल है और इसका जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। ठीक है, अब देश का नाम भी यहाँ पे देख सकते हैं, तो जिनेवा में स्थित। अब इसके हम कार्य यानी कि इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं। कार्य या उद्देश्य एक ही बात है। तो देखिए ये जो WHO है वो संक्रमित जो भी रोग है यानी कि जो फैलती है तेजी से, उन सभी रोगों के रोकथाम के लिए कार्य करती है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए भी कार्य करती है। महामारियों को खत्म करना चाहती है, जो भी महामारी है, जैसे कि कोई भी वायरस फैलता है, जैसे कि कोरोना वायरस अभी फैल रही थी, वो भी एक तरीके से महामारी के रूप में फैल रही थी, बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। तो उसको रोकथाम के लिए भी उपाय करती है, उपाय मतलब जो भी योजनाएं है उसको लागू करती है, उसको चलाती है। इसके अलावा वैश्विक टीकाकरण की निगरानी करती है। जो वैश्विक स्तर पे जो भी टीकाकरण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसकी निगरानी करने का काम WHO करती है। तो ये इसके प्रमुख कार्य की हमने बात कर ली। अब हम UNDP की बात कर लेते हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, है ना। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, USA। आपको पता है ये चीज़। इसके उद्देश्य की हम बात करें, उद्देश्य यानी कि इसके प्रमुख कार्य क्या है, तो देखो जाहिर सी बात है कि विकास के लिए, देशों के विकास के लिए काम करती है। इसका नाम ही क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, है ना। तो इसका प्रमुख काम होता है भाई कि गरीबी जो है उसको ख़त्म करना। देशों में जो गरीबी है उसको ख़त्म करने की कोशिश करती है। देशों में आधारभूत जो ढांचा है उसके विकास में हेल्प करवाती है। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि भाई देशों के विकास में भी ये मदद करती है ना। ये इसके बारे में आपको ये सारे पॉइंट्स लिख देने हैं। उसके बाद हम अगले एजेंसी की बात करते हैं जो कि है UNHRC, है ना। UNHRC का मुख्य काम क्या है, तो देखिए UNHRC का मेन काम है मानव अधिकार के लिए कार्य करना है, मानव अधिकार के लिए कार्य करती है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 15 मार्च 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय का है, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, वो जैसे कि हम बात करें तो नागरिक स्वतंत्रता के लिए कार्य करती है, नागरिकों को स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए, स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए कार्य करती है ये एजेंसी, और इसके अलावा मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करती है। तो इसके प्रमुख कार्य में ये सारे पॉइंट्स आप लिख देंगे। बाकी विस्तृत रूप अगर इनका जानना चाहते हैं तो भाई आप लोगों को मैंने पहले ही इससे पहली वाली वीडियो में सारा कुछ बता दिया है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं, या आज की इस वीडियो में शुरू में ही मैंने आप लोगों को पेज मैंने दिखा दिया था, तो वहाँ से सारे विस्तृत रूप आप फुल फॉर्म सबका देख सकते हैं। अब देखिए अगले हम बात करते हैं, अगली एजेंसी जो है UNHCR है ये। ठीक है ना, तो इसका काम क्या है, देखिए सबसे पहले स्थापना की हम बात कर लेते हैं। तो 14 दिसंबर 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। ठीक है, कार्य क्या है, तो भाई शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए कार्य करती है। शरणार्थी जो होते हैं, शरणार्थी आप समझते होंगे, जो किसी युद्ध के कारण या आर्थिक मंदी के कारण एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, है ना, शरण लेने के लिए, सहायता मांगने के लिए, तो वो शरणार्थी कहलाते हैं।
है ना, बिना वीज़ा पासपोर्ट के निकल लिए किसी भी देश में। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में बांग्लादेश से बहुत सारे शरणार्थी आ गए थे 1971 में, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तो बांग्लादेश पे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ की संस्कृति, जो बंगाली संस्कृति है, उसको पश्चिमी पाकिस्तान जो है वो दबाने की कोशिश कर रही थी, और इस कारण बहुत सारे वहाँ पे आंदोलन वगैरह हो गए थे। तो बहुत सारे शरणार्थी भारत में भाग के आ गए थे, वहाँ से बंगाली शरणार्थी भारत में आ गए थे। ठीक है, तो शरणार्थियों के लिए काम करती है ये एजेंसी। उसके बाद अगली एजेंसी की हम बात करते हैं जो कि है यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ की अगर हम बात करें तो ये इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है, मुख्यालय का है तो भाई न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, न्यूयॉर्क। यूनिसेफ के हम प्रमुख उद्देश्य या उसके कार्य की अगर हम बात करें तो देखिए, ये छोटे बच्चों के लिए कार्य करती है, बालकों के लिए कार्य करती है, और बच्चों के लिए आपातकालीन निधि एकत्रित करना इसका सबसे मेन काम है। यानी कि इमरजेंसी फंड बना के रखती है ताकि जो छोटे बच्चे हैं उनकी हेल्प की जा सके। वैसे आप देखेंगे कि इसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद की गई थी, जब बहुत सारे जो बच्चे थे, दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे बच्चे, छोटे बच्चे बेघर हो गए थे, है ना। तो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कहीं ना कहीं इस संगठन की स्थापना की गई थी। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए शैक्षणिक बुनियादी ढांचा तैयार करना, है ना, विकासशील दुनिया में जो भी बच्चे हैं उनके जन्म दर को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए भी इस संगठन की स्थापना, इस एजेंसी की स्थापना की गई है। संगठन बोल रहा हूँ, एजेंसी की स्थापना की गई है। इसके अलावा शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देना चाहती है। हिंसा या युद्ध के दौरान बच्चों को सुरक्षित रखना, उनको संरक्षण प्रदान करना। इसके अलावा शिशुओं का टीकाकरण करवाना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका टीकाकरण करवाना भी इसका एक मेन काम है। इनके लिए सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करना भी इसके प्रमुख कार्यों में शामिल है। दोस्तों, हम यूनेस्को की बात करते हैं। यूनेस्को जो है इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 में की गई थी, और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है, और इसके जो सदस्य देश है 193 सदस्य देश है। अब इसके हम अगर उद्देश्य की बात करें भाई, इसकी स्थापना क्यों की गई, तो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृत और संचार को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, है ना। सांस्कृतिक विविधताओं को भी बढ़ावा देना इसका एक मेन काम था। तो ये इसके उद्देश्य में आप बता देंगे। उसके बाद हम ILO की बात कर लेते हैं। ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की हम बात करें तो हाल फिलहाल में इसकी स्थापना की गई है, 1919 में इसकी स्थापना की गई है। इसका जो मुख्यालय है वो भी जिनेवा में है। ठीक है, इसके हम कार्य की बात कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि श्रमिकों के लिए कार्य करती है, लेबर जो होते हैं ना उनके लिए कार्य करती है, उनके हितों की रक्षा करती है। विशेषकर अगर हम कार्य की बात करें तो श्रमिकों की सुरक्षा करना, समानता और सम्मानजनक स्थिति को बढ़ावा देना उनके लिए समानता, मतलब उनके साथ समानता पूर्वक व्यवहार हो, उनका सम्मान हो, इसके लिए कार्य करती है ये, है ना। रोजगार के अच्छे अवसर उनको एक तरीके से प्रोवाइड कराना, उस चीज़ को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना भी इसका मेन काम है। और आखिर में आप बता सकते हैं कि भाई इसका मेन काम है श्रमिकों के हितों की रक्षा करना। तो ये ILO के बारे में था। तो ये सारी चीज़ें आपको बुक में भी मिल जाएगा। वैसे बुक में भी सारा कुछ बता रखा है, उतना ज़्यादा डिटेल में बुक में नहीं दे रखा है जितना ज़्यादा मैंने आपको बता दिया है। सो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की जितनी भी एजेंसियाँ हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। अगली तो हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता या फिर सुरक्षा परिषद में विस्तार की आवश्यकता क्यों है। तो जैसे कि आपको पता है कि सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 जो है वो स्थायी सदस्य हैं, यानी कि परमानेंट सदस्य है, जिनको वीटो पावर मिला हुआ है। 5 देश आपको नाम भी पता होगा, मैंने बताई थी पिछले वीडियो में। इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य हैं, लेकिन 1965 में ये विस्तार किया गया था। 1965 से पहले इसके टोटल 11 सदस्य ही थे। ठीक है, 6 से मतलब जो अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदस्य को 6 से बढ़ा के 10 कर दिया गया था, यानी कि 10 अस्थायी और 5 जो थे वो स्थायी सदस्य पहले से ही थे। उसमें कोई विस्तार अभी तक देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे शिकायत क्या है, जो बहुत सारे देश हैं आम सभा में, आपको पता है 193 देश शामिल हो चुके हैं, 193-94 देश अगर इस समय की हम डाटा की बात करें। लेकिन इन आम सभा के जितने भी देश हैं उन सब की शिकायत क्या है, वो क्या सुधार चाहते हैं, सुरक्षा परिषद में क्या सुधार होना चाहिए। तो 1992 में क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा है उसमें एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया, जिसमें ये कहा गया कि जो सुरक्षा परिषद है वो राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती है। वहाँ पे राजनीतिक वास्तविकता की प्रतिनिधित्व होता ही नहीं है बिल्कुल भी। और इसके फैसले पे जो सुरक्षा परिषद है या जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो फैसले होते हैं ना, उसमें पश्चिमी देशों का जो है वो छाप होता है। मतलब पश्चिमी देश जैसे कि अमेरिका जैसे देश है, यूरोप के जो देश है, पश्चिमी यूरोप के जो देश है, उनका दबदबा ज़्यादा होता है, उनका वर्चस्व ज़्यादा होता है यहाँ पे, और वो अपनी मनमानी करते हैं, है ना। इसके अलावा सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व भी नहीं है। ये सारी शिकायतें हैं देशों की। तो ये जब शिकायत की गई तो 1997 में क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ के उस समय जो महासचिव थे वो कोफी अन्नान, ठीक है, कोफी अन्नान नाम था उनका, उन्होंने क्या किया, सुधार के लिए कुछ जांच करवानी शुरू की। और जांच करवाने के बाद उन्होंने कुछ मानदंड कह सकते हैं, कुछ पैरामीटर तय कर दिए, मतलब अगर किसी भी देश को
सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ मानदंड उन्होंने क्या किए, कुछ पैरामीटर तैयार कर दिया, जिसमें उन्होंने कुछ शर्तें रख दी। मतलब ये शर्त जो भी देश पूरा करेगा वो स्थायी सदस्य की संज्ञा पा सकता है, या फिर उसको सुरक्षा परिषद की कहीं ना कहीं अस्थायी सदस्य की भी संज्ञा दी जाएगी। जिसमें ये मानदंड था कि भाई सबसे पहला शर्त ये था कि भाई आबादी की दृष्टि से वो राष्ट्र क्या हो, बहुत बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, है ना, आबादी की दृष्टि से बड़ा राष्ट्र हो। इसके अलावा वहाँ पे लोकतंत्र हो, मानवाधिकार का सम्मान होता हो, है ना, उभरती हुई आर्थिक शक्ति हो। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान भी देता हो। अपनी भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की दृष्टि से वो राष्ट्र कैसा हो, विविधताओं से भरा हुआ हो, है ना, विविधताओं की नुमाइंदगी करता हो। ये सारे पैरामीटर थे जो देश भी तय करेगा उसको सुरक्षा परिषद की सदस्यता दी जाएगी। तो जैसे कि इस पैरामीटर को हम देखते हैं, तो आप बताएं मेरे को कि जो भारत है वो तो इसके हर एक शर्त पे क्या होता है, खरा उतरता है, लेकिन फिर भी उसको स्थायी सदस्य की संख्या नहीं दी जा रही। उसको स्थायी सदस्य की सदस्यता जो है, जो वीटो पावर है, वो भारत को नहीं मिला है अभी तक, आपको पता है। तो ऐसे क्या कारण है जिससे कि भारत को वीटो पावर नहीं मिल पा रहा है? तो इसके पीछे तो सबसे मेन कारण तो भाई ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, बहुत सारे देशों का ये शिकायत है भारत से कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा क्या रहता है, संघर्ष बना रहता है। और अगर ऐसे ही संघर्ष बना रहेगा तो भारत को अगर वीटो पावर मिल जाता है ना, तो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भाई जो चीन है वो भारत का सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि अगर हमें वीटो पावर चाहिए तो हमें सुरक्षा परिषद के 5 देशों का सपोर्ट चाहिए होगा, लेकिन 5 में से 4 देश तो सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन चाइना जो है पीछे हट जाता है, उसका सपोर्ट नहीं मिल पाता है। इसके अलावा बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं कि अगर भारत को वीटो पावर मिल गया तो और भी तो देश है जो कि तेज गति से विकास कर रहे हैं और जो ये पैरामीटर उस पर खड़ा हो उतरते हैं। जैसे कि ब्राजील की हम बात कर सकते हैं, है ना, आप जापान की बात कर ले, आप दक्षिणी अफ्रीका की आप बात कर ले, तो ये सारे ऐसे देश है जो कि भारत की तरह ही विकसित मतलब विकास कर रहे हैं तेज गति से, और जनसंख्या के मामले में भी हमसे कम नहीं है, मतलब ठीक ठाक ही है, आर्थिक ताकत में भी ठीक ठाक ही है। तो वो देश भी क्या करेंगे, अगर भारत को वीटो पावर मिलेगा तो ये देश भी वीटो पावर की मांग करेंगे। इस कारण भी भारत को वीटो पावर नहीं मिल पा रहा है। तो कुल मिला के अगर हम सुरक्षा परिषद में सुधार की बात करते हैं तो वहां पे सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात की जाती है, विशेषकर स्थायी सदस्यों की संख्या में विस्तार करने की मांग की जाती है। दोस्तों अब हम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर लेते हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, है ना, इसका मेन काम क्या है? ये जो संगठन है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो भी वित्त व्यवस्था है उसकी देखरेख करती है, और जो भी देश वित्तीय सहायता मांगते हैं या जो भी तकनीकी सहायता मांगते हैं, जो देश उनको तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। इसके अगर टोटल हम सदस्य देशों की बात करें तो इसके टोटल सदस्य देश 189 है ना, और ये डाटा जो आपको बताया जा रहा है वो 2016 के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। 2016 में इतने सदस्य देश इसके थे। इसकी स्थापना की बात करिए, आप गूगल कर सकते हैं, 1945 डेट दे रखा है, तो लगभग 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब देखिए इसके सदस्य देशों पे क्या है कि मेन जो ज़्यादा वर्चस्व है ना, क्योंकि अगर आप IMF से कुछ भी पैसे उधार लेना चाहते हैं या कोई भी सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको लगभग 50% के आसपास वोट चाहिए होता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादा वोट है, तो जाहिर सी बात है कि इन देशों का ही वर्चस्व यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि G7 के जो देश है, जो विकसित देश है काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि अमेरिका है, जापान है, जर्मन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इटली है, कनाडा है, इन G7 देशों के पास ही लगभग 41% से भी ज़्यादा वोट मत इनके पास है। तो इनका वर्चस्व ज़्यादा है इस संगठन में। ये सारी चीज़ें आप इसके बारे में बता सकते हैं। इसका मेन काम क्या है, जो वैश्विक स्तर पे जो वित्त व्यवस्था है उसकी देखरेख करना। अब हम विश्व बैंक की बात कर लेते हैं। देखिए वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो इसकी जो औपचारिक स्थापना है 1944 में की गई थी, यानी कि जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उसी समय इसकी स्थापना की गई थी। और इसका भी मेन काम क्या है कि ये जो गरीब देश है उनको आसान ऋण उपलब्ध कराती है। आसान ऋण, है ना, ऋण मतलब कई बार क्या होता है कि गरीब देशों को जो ऋण दिया जाता है ना उनसे वो वापस भी नहीं लेते हैं जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। और विशेषकर कौन से काम के लिए ये ऋण उपलब्ध कराएंगे, तो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कृषि, ग्रामीण विकास है, पर्यावरण प्रदूषण मतलब पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करना है, सड़क बनवानी है, परिवहन व्यवस्था को अच्छा करना है, बिजली, है ना, सिंचाई व्यवस्था करनी है। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये क्या करते हैं, ऋण उपलब्ध कराते हैं और गरीब देशों को विशेष छूट इसमें दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका विश्व बैंक। अब हम विश्व व्यापार संगठन की बात कर लेते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है।
विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, WTO जिसको हम बोलते हैं, इसका मेन काम क्या है? अंतरराष्ट्रीय यानी कि वैश्विक स्तर पे जो व्यापार होता है ना उसके नियम तय करना, वैश्विक स्तर के व्यापार के नियम तय करना इसका मेन काम है। इसकी स्थापना वैसे तो 1995 में की गई थी, लेकिन इसके जगह पे पहले काम करता था जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ है ना। इसके उत्तराधिकारी के रूप में इसने काम करना स्टार्ट किया था, और ये जो है जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड जो टैरिफ है, इसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 के आसपास लगभग की गई थी। और 2016 में अगर हम बात करें इसके सदस्यों संख्या की तो 164 इसके सदस्य संख्या 2016 के डाटा के अकॉर्डिंग। लेकिन इस संगठन की भी बात करें तो इसमें भी क्या है, विशेषकर अमेरिका जैसे जो देश है, यूरोप और जापान जैसे जो देश है जो आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है, उनका वर्चस्व ज़्यादा है, उनका दबदबा ज़्यादा है, और हर फैसले में क्या करते हैं, यही देश मनमानी करते हैं इसकी। ठीक है, तो ये इसमें भी एक कमी आप बता सकते हैं। अब हम अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। मैं तो आपको कहूँगा कि भाई आप अपने पास नोटबुक जरूर रखिए, और जितने भी डेट है ना सबका फुल फॉर्म आप लिख ले, डेट लिख ले और उनके कार्य लिख ले। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्य भी पूछे जाते हैं, 3 नंबर में या 4 नंबर में यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए ये जो संगठन है इसका मेन काम क्या है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आपको पता है इसका मेन काम है कि जो परमाणु ऊर्जा है उसका इस्तेमाल शांतिपूर्वक तरीके से हो। आणविक ऊर्जा का इस्तेमाल किसके लिए हो? शांतिपूर्वक तरीके से हो, और इसका इस्तेमाल सैन्य उद्देश्य से ना हो, मतलब युद्ध वगैरह में जो इसका इस्तेमाल होता है लोगों को मारने के लिए होता है, उसके लिए इसका इस्तेमाल ना हो। शांतिपूर्वक तरीके से बिजली वगैरह बनाने के लिए या फिर दूसरे कामों में शांतिपूर्वक तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए ये संगठन क्या करती है? कार्य करती है। ठीक है, अब हम एमनेस्टी इंटरनेशनल की हम बात कर लेते हैं। तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एक स्वयंसेवी संगठन है, और ये पूरे विश्व में मानवाधिकार की रक्षा के लिए अभियान चलाती है। मतलब मानवाधिकार की रक्षा के लिए ये संगठन क्या करती है? कार्य करती है। और इसने क्या किया भाई? मानवाधिकार की रक्षा के लिए अपने बहुत सारे रिपोर्ट प्रकाशित करती है ये संगठन, और उन रिपोर्टों को तैयार करने का काम करती है। और सरकार के भी कई बार मतलब काम आता है, लेकिन मतलब ज़्यादातर जो सरकारें होती है इसके रिपोर्ट को नापसंद करती है, क्योंकि ये ज़्यादातर उन देशों के मतलब सरकार के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करती है जो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? अपने नागरिकों के मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं। ज़्यादातर उन्हीं देशों के खिलाफ होता है इसका रिपोर्ट, तो इस कारण बहुत सारे देशों की सरकार इसके रिपोर्ट को सही नहीं मानती है। लेकिन ये मानवाधिकार की रक्षा के लिए संगठन क्या कर रही है? काम कर रही है। ठीक है, ये हो गया एमनेस्टी इंटरनेशनल। अब हम ह्यूमन राइट वॉच की बात कर लेते हैं। देखिए ह्यूमन राइट्स वॉच की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है? एक स्वयंसेवी संगठन ही है, मानवाधिकार की वकालत करने वाला ये भी एक स्वयंसेवी संगठन है। और अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो मानवाधिकार के लिए काम करती है, और विशेषकर जो पूरी दुनिया की जो मीडिया है ना उसका ध्यान मानवाधिकार का कहीं भी उल्लंघन होता है तो वहाँ पे उसका ध्यान आकर्षित करती है। ठीक है, और इसने बहुत सारी चीज़ों पे रोक लगाई, जैसे कि सुरंग में जो लोगों से काम करवाया जाता था है ना, सुरंग जो बारूदी सुरंग है उसमें रोक लगाने के लिए, बच्चों का जो सैनिकों के रूप में प्रयोग किया जाता था उसके ऊपर रोक लगाने के लिए काम किया है। और अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय की स्थापना करवाने में भी इसने क्या किया? अपना अभियान चलाया है, अभियान चलाने में विशेष मदद की है। तो ये ह्यूमन राइट वॉच के बारे में आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। इसके अलावा हम अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की हम बात कर लेते हैं। तो इसका काम क्या है? देखिए ये जो सोसाइटी है इसका मेन काम है युद्ध और आंतरिक हिंसा के कारण जो भी पीड़ित लोग हैं है ना उनकी सहायता करने का काम करती है, और सशस्त्र हिंसा पर रोक लगाने के लिए जो भी कानून बनाए गए हैं, मतलब जो भी हिंसाएं होती है, सशस्त्र हिंसा मतलब हथियारबंद जो हिंसाएं होती है, हथियार से जुड़ी हुई जो हिंसाएं होती है जिसमें हथियारों का इस्तेमाल होता है, ऐसी हिंसाओं पर रोक लगाने के जो नियम बनाए गए उसको लागू करवाने का प्रयास ये संगठन करती है। इसके अलावा आप ग्रीन पीस की बात कर लेते हैं। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये जो ग्रीन पीस फाउंडेशन है ना, इसका काम क्या है? पर्यावरण के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाना, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना, ये इसका मेन काम है। और पर्यावरण संरक्षण हेतु जो भी कानून बनाए गए हैं है ना, कानून बनाने मतलब नए कानून बनाने के लिए सरकारों के ऊपर क्या करती है? दबाव डालने की कोशिश करती है और नए कानून बनवाना चाहती है ताकि पर्यावरण को क्या किया जाए? सुरक्षित रखा जा सके। ये ग्रीन पीस के बारे में हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जितने भी टॉपिक आप लोगों को समझाया है समझ में आ गया होगा।
किसी भी टॉपिक में दिक्कत है आप कमेंट में बता सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक मिस हो गया है तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। मैं ज़रूर उन टॉपिक्स को समझाने की कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।